हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इसमें हम 15 से लेकर 21 ऑफ मई 2022 तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेंगे। इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे थॉमस कप, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व, इटालियन ओपन, एससीओ रैट्स, इंडिया जमैका के बीच फ्रेंडशिप गार्डन, मानिक शाह, नवदूत और भी ऐसे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो इसी टाइप के सेशंस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आते हैं। उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। पहला न्यूज आपके सामने आती है कि इंडिया ने इतिहास बना दिया है थॉमस कप टाइटल को जीतकर, और ऐसा इंडिया पहली बार कर पाया है। इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया है 3-0 से, और ये जो मैच था ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है। तो देखिए ये जो थॉमस कप है ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड ये एक टूर्नामेंट है। ये जो टूर्नामेंट है वो स्पेशली किन से रिलेटेड है? मेंस से रिलेटेड है, जबकि वुमेन की अगर हम लोग बात करें तो वुमेन से रिलेटेड ये जो टूर्नामेंट होता है उसे कहा जाता है उबेर कप। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बैडमिंटन का जो वर्ल्ड फेडरेशन वाला मैच है वो कौन सा है? मेंस में तो थॉमस कप, और वुमेन्स में कौन सा है? उबेर कप है। अब यहाँ पे ये जो कप है इससे जीत लिया है किसने? जीता है इंडियन टीम ने जीता है। किसे हराया है? इंडोनेशिया को हराया है, जबकि इंडोनेशिया इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी सक्सेसफुल टीम मानी जाती है क्योंकि इंडोनेशिया ने अभी तक 14 बार 14 टाइम्स इस मैच को जीता है। ठीक है, इंडोनेशिया अभी तक 14 टाइम्स इस मैच को जीत चुकी है, और इंडिया ने 14 टाइम विजेता को हराकर पहली बार ये कप अपने नाम किया है। और ऐसा करने के बाद थॉमस कप जीतने वाले 6th नेशन के रूप में इंडिया आपके सामने आता है। तो इंडिया इसे जीतने वाला कौन सा नेशन हो जाएगा? तो इंडिया इसे जीतने वाला 6th कंट्री है जिसने इसे जीता है। अब इस मैच में जो फेमस पर्सन थे वो कौन कौन थे? तो लक्ष्य सेन थे। इन्होंने फर्स्ट मैच के अंदर किसको हराया? एंथनी सिंसुका को हराया था। सेकंड मैच में सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया के असान और सुजाकुलिजो को हराया था, जबकि थर्ड मैच में के श्रीकांत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया था। और जोनाथन क्रिस्टी के श्रीकांत जो हैं जोनाथन क्रिस्टी को हराने के बाद बहुत ज्यादा लैमलाइट में आ गए क्योंकि इन्होंने ऑल द 6 मैचेस जो खेले गए थे उन सभी को यहाँ पे जीता था। तो थॉमस कप आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है। अगली न्यूज आती है कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, इसे इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है। हालांकि इसे सेंचुरी के रूप में 1982 में डिक्लेयर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ने का काम करेगा। अगर बात की जाए राजस्थान से रिलेटेड तो ये राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले राजस्थान में एक तो है रणथंभौर। ठीक है, एक कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे है, वो कौन सा है? मुकुंदरा है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स है। और थर्ड टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे कौन सा है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और अब रामगढ़ विषधारी जो है वो 4th टाइगर रिजर्व हो जाएगा राजस्थान का, और इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है इटालियन ओपन की। इटालियन ओपन जो है वो 15 मई को कंप्लीट हुआ, और इसके जो विनर्स थे इनके नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो ये इटालियन ओपन क्या है? तो देखिए ये 2022 में होने वाला
79th एडिशन था इटालियन ओपन का, जो कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 2 मई से लेके 15 मई 2022 तक आयोजित किया गया। किस स्पोर्ट से रिलेटेड था, तो टेनिस से रिलेटेड ये टूर्नामेंट था। जो कहाँ पे खेला गया, तो ये खेला गया रोम, इटली के अंदर। ठीक है, इटली के रोम में इसे खेला गया और बहुत ही प्रोमिनेंट टेनिस टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। मेंस सिंगल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता, जबकि डबल में निकोला मैक्टिक और मैटे पेविक जो कि क्रोएशिया से हैं उन्होंने जीता है। वुमेन्स सिंगल ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं इन्होंने जीता, जबकि वुमेन्स डबल जो है वो वेरोनिका कुदरमेतोवा और अनास्तेशिया पेवलुचिनकोवा जो कि रशिया की हैं इन्होंने जीता है। तो ये आपके लिए वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, क्योंकि इटालियन ओपन कई बार जो है वो टेनिस टूर्नामेंट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगली न्यूज आती है कि इंडियन रेलवे ने नवदूत नाम से एक लोकोमोटिव यानी कि इंजन डेवलप किया है। ये जो इंजन है ये बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चलने वाला लोकोमोटिव है। इसे क्या किया गया, इंडियन रेलवे ने बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंडियन रेलवे का बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, नवदूत को दिया गया, जो कि एक बैटरी ऑपरेटेड ड्यूअल मोड का लोकोमोटिव इंजन है। बनाया किसने है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने इसे बनाया है। 84 बैटरीज हैं जो अराउंड 400 टन्स के वेट को पुल करने की कैपेसिटी रखता है और ट्रायल के लिए इसे जबलपुर मुड़वाड़ा के बीच में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके यूटिलाइजेशन से हम लोग अराउंड पर डे 1000 लीटर डीजल को बचा पाएंगे। सिर्फ एक ऐसे लोकोमोटिव से आप रोज के 1000 लीटर डीजल को बचा पाएंगे, जो अपने आप में बहुत अच्छा इनोवेशन है। अगली न्यूज आई कि हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन जो है इन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है नाटो को ज्वाइन करने की। तो आपसे पूछूंगा नाटो का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में नाटो के ऊपर मैंने बहुत सारी डिस्कशन की है। नाटो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसके प्रेजेंटली 30 मेंबर्स हैं। और ये जो मेंबर्स हैं ये कहां से आते हैं, तो यूरोप से आते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। इनका क्या मोटिव है, इनका मोटिव ये है कि भाई ये जितने भी नेशंस हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। और इनका जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रूल बुक है, उसमें एक रूल या एक आर्टिकल नंबर 5 फेमस है, जो ये कहता है कि किसी भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर अटैक किया जाता है तो ये कंप्लीट नाटो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक मानेंगे। मतलब अगर किसी एक नाटो मेंबर के ऊपर अटैक हुआ तो उसको रिटेलिएट करने के लिए सारे नाटो मेंबर्स जो हैं वो वर्क करेंगे। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय से नाटो जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से क्या किया गया, 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनी जो है वो यहाँ पे इशू की गई। ये जो कंपनीज की लिस्टिंग है ये टॉप कंपनीज के रूप में आती है, जहां पे इंडिया में अगर देखेंगे तो रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC टॉप 3 हैं। और वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो बैरिकशायर, देन ICBC एंड अरामको जैसे कंपनीज जो हैं, JP मॉर्गन जैसी कंपनीज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड टॉप कंट्रीज के कंपनीज के रूप में जानी जाती है। हालांकि ये एग्जाम लाइक इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगली न्यूज आई कि अभी रिसेंटली एक 3 दिन की मीटिंग जो है SCO यानी कि फुल फॉर्म तो आप नीचे कमेंट में दे ही देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के रैट्स की। अब रैट्स क्या है, तो SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसकी मीटिंग इंडिया ने न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की थी। तो ये 3 दिन की मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज की गई, इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया ने ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज की, क्योंकि इंडिया जो है इसका चेयरपर्सन है SCO रैट्स का। ठीक है, इंडिया चेयरपर्सन है SCO रैट्स का।
कब से है, तो अक्टूबर 28, 2021 से इसका चेयरपर्सन है इंडिया। रैट्स क्या है, तो एससीओ का एक परमानेंट स्ट्रक्चर है ये, जो कि टेररिज्म को रोकने के लिए काम करता है। और इसी रैट्स के बारे में और चर्चा करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर ताशकेंत के अंदर है, जो कि कहां आता है, उज़्बेकिस्तान में आता है। ठीक है, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं एससीओ से रिलेटेड, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आप कमेंट कर ही चुके हैं, तो एससीओ यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट होंगे 2023 में, इंडिया क्या करेगा, उन्हें होस्ट करेगा, क्योंकि इंडिया एक लीडर नेशंस के रूप में एससीओ का 2023 में रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इनकी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, ये ऑर्गेनाइज किसने की थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने की थी। और इस मीटिंग का मेन एजेंडा था कि तालिबान रूल्ड जो अफगानिस्तान है उसका यूज टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। अगली न्यूज आई कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है, अपने न्यू चेयरपर्सन के रूप में एसएस मुंदड़ा को सिलेक्ट किया है। एसएस मुंदड़ा जो है वो जस्टिस बिक्रमजीत सेन को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट का यहाँ पे डिसीजन लिया है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दलाल स्ट्रीट पे अवेलेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है। कहां पे है दलाल स्ट्रीट, मुंबई के अंदर है, जिसे 1875 में स्टैब्लिश किया था। और किसने स्टैब्लिश किया था, तो प्रेमचंद्र रॉय चंद्र ने इसे स्टैब्लिश किया था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आई रिपीट, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ पे सिक्योरिटी, स्टॉक, शेयर्स एक्सेट्रा में मार्केटिंग की जाती है। नेक्स्ट न्यूज आई कि इंडिया और जमैका की जो फ्रेंडशिप है उससे ऑनर करते हुए एक फ्रेंडशिप गार्डन को इनॉग्रेट किया इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने होप रॉयल बॉटनिकल गार्डन के रूप में। कहां पे, सेंट एंड्रयूज जमैका में। तो रिसेंटली इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो इन नेशंस की विजिट के लिए थे, और उसी नेशंस की विजिट के टाइम पे एक काम तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप गार्डन को इनॉग्रेट किया। सेकंड काम इन्होंने क्या किया, तो सेकंड काम इन्होंने किया डॉक्टर BR अंबेडकर से रिलेटेड एवेन्यू का भी इनॉग्रेशन किया। ये क्या है BR अंबेडकर एवेन्यू, तो ये एक रोड है। कहां पे है, तो किंगस्टन में है। किंगस्टन कहां है, तो भैया किंगस्टन जो है ना वो जमैका की कैपिटल है। ठीक है, जमैका की कैपिटल किंगस्टन में भीमराव रामजी अंबेडकर या BR अंबेडकर के नाम पे एक सड़क का, एक रोड का नामकरण किया गया है, जिसे इनॉग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं जमैका के टूर पे जाने वाले फर्स्ट एवर इंडियन प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेजेंटली जमैका अपने 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है। रिसेंटली इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया HS-200 एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर को, और सारी ऐसी टेस्टिंग आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से की जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये HS-200 जो है ये वर्क करेगा इसरो के GSLV Mk3 के लिए, और GSLV Mk3 को इसरो का बाहुबली भी कहते हैं। इसका यूज हम कहाँ करने वाले हैं, तो आप लोगों ने गगनयान मिशन के बारे में सुना है, जिसमें इंडिया क्या करेगा, ह्यूमंस को स्पेस के अंदर भेजेगा। उस प्रोजेक्ट के लिए तैयारियां चल रही है, जिसमें HS-200 रॉकेट को भी टेस्ट फायर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि 350 मिलियन US$ का एक फंड वर्ल्ड बैंक अवेलेबल करवाएगी, और गुजरात को अवेलेबल करवाएगी अपने श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट के लिए।
ये जो प्रोजेक्ट है ये 500 मिलियन का है, जिसमें से 350 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगी और बाकी का जो अमाउंट है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे यूटिलाइज करेगी। तो ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो भैया ये प्रोग्राम जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। गुजरात के अंदर फैमिली वेलफेयर को डेवलप करेगा, इक्विटी, इंक्लूजन, प्राइमरी हेल्थ केयर और गर्ल्स स्पेसिफाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल करवाएगा। एक और न्यूज आई थी कि राजनाथ सिंह जी जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने INS उदयगिरी और इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर वॉरशिप हैं INS सूरत को अनावरण किया 17 मई के दिन, 17 मई 2022 के दिन मुंबई के अंदर, जिसे कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन की तरफ से डिजाइन किया गया। डेवलप किसने किया? मैसगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। अब यहाँ पे दो के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सामने आता है INS सूरत। INS सूरत जो है ये 4th एंड लास्ट स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है जिसे कि बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 15B। आप सभी जानते हैं कि जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वो एक कोड नेम के साथ वर्क करते हैं। तो प्रोजेक्ट 15B की तरफ से बनाया गया और INS उदयगिरी जो है इसे कमीशन किया गया अंडर प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो इनके प्रोजेक्ट आप साथ में याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो साल में हम लोग 2 बार सेलिब्रेट करते हैं। कब कब करते हैं? तो 2nd सैटरडे मई के अंदर, 2nd सैटरडे अक्टूबर के अंदर। तो साल में 2 बार, मई और अक्टूबर में। तो अभी रिसेंटली 14 मई को हम लोगों ने क्या किया? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया, जिसका थीम क्या है? डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो एक नेशन से दूसरे नेशन उड़ते हुए जाती है ताकि वो अपना सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन आसानी से कर सकें। रीजन क्या है? जैसे आपने देखा जितने भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रीजन में हैं, जैसे कि रशिया के ऊपर वाले रीजन, उन जगहों के अंदर बहुत ठंड और बर्फ पड़ती है। तो ऐसे में उनसे बचने के लिए वो चाइना, साइबेरिया होते हुए इंडिया पहुंच जाते हैं। ठीक है, साइबेरिया से चाइना वाइना होते हुए इंडिया आ जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप को बचा सकें। ऐसे ही बहुत सारे नेशंस में ये माइग्रेशन करते हैं। तो उन्हीं माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आई कि मानिक शाह जो हैं वो यहाँ पे त्रिपुरा के नए CM के रूप में शपथ ले चुके हैं 15 मई 2022 के दिन। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि त्रिपुरा के जो CM थे बिप्लब कुमार देब, इन्होंने क्या किया? अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया और उसके बाद मानिक शाह जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, मानिक शाह जी को अपॉइंट किया गया त्रिपुरा का CM। अगली न्यूज आती है कि नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे जो है वो हम लोग एवरी 3rd फ्राइडे को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। कौन से मंथ में? मई के मंथ में। तो इस साल 20 मई 2022 को आपने इसे सेलिब्रेट किया। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो एशियाटिक लायन के बारे में आपने सुना है। ठीक है, आपने सुना होगा कश्मीरी रेड स्टैग के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा लायन टेल्ड मकाऊ के बारे में। ठीक है, लायन टेल्ड मकाऊ के बारे में आपने सुना है। तो इस टाइप की जो स्पीसीज हैं जो बहुत कम है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, इनके प्रिजर्वेशन के लिए नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है 3rd फ्राइडे ऑफ द मई को। तो यहाँ पे 3rd फ्राइडे ऑफ द मई कब आया? 20 मई आया, जिसे सेलिब्रेट किया गया। अगली न्यूज आई कि UNGA यानी कि फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट कर ही देंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम के थ्रू चेक रिपब्लिक को चुना है ताकि वो रशिया को रिप्लेस कर सकेंगे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। UNHRC के अंदर रशिया को रिप्लेस करने के लिए किसे चुना? चेक रिपब्लिक को चुना गया है।
157 कंट्रीज ने चेक रिपब्लिक के लिए वोट किया था, जबकि 23 नेशंस ने इस वोटिंग सिस्टम से अपने आप को बाहर रख लिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि रशिया को यूएनएचआरसी से क्यों हटाया गया। तो देखिए, रशिया रिसेंटली चर्चा में बना हुआ है। यूक्रेन के ऊपर जो उसने अटैक किया है, उस वजह से वहां पे जो ह्यूमन राइट क्राइसिस है, उस वजह से रशिया को यहां से क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब बात आती है यूएनएचआरसी के बारे में। तो यूएनएचआरसी जो है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।